अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही हूँ। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी सर आ रही। शुक्रिया जी। तो जहाँ से हमने कल सिलसिला छोड़ा था वहीं से शुरू करता हूँ। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, शायद आपने देखा हो। मैं आपको यहाँ पे ये जो ब्रैकेट फंक्शन है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताऊँगा। इसको कहते हैं जी ब्रैकेट फंक्शन। शायद आपको पता हो कि ब्रैकेट फंक्शन किसे कहते हैं। ब्रैकेट फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आपसे कि जनाब 2.9 की ब्रैकेट वैल्यू बताइए तो क्या होगी? 2.9 की ब्रैकेट वैल्यू 2 होती है। यानी अगर कहीं लिखा हो कि एक वैल्यू है x, आपने इसकी ब्रैकेट वैल्यू बतानी है, तो इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स। ये आप बोलेंगे ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू। लेस देन आर इक्वल टू एक्स। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब 9 की ब्रैकेट वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे कि 9 की ब्रैकेट वैल्यू 9 ही होती है, क्योंकि आपने 9 या 9 से छोटा इंटीजर बताना है। तो ये चूंकि बजाते खुद इंटीजर है, इसलिए किसी भी इंटीजर की ब्रैकेट वैल्यू वही होती है। हाँ, अगर कोई पॉइंट में फ्रैक्शन में आंसर आ जाए 3.7 है, तो इसकी जो ब्रैकेट वैल्यू होगी, लिखने का ये तरीका है ब्रैकेट्स के अंदर, और जब आप इसकी वैल्यू बताएंगे तो चूंकि अब ये खुद तो इंटीजर नहीं है, आपने इससे छोटे इंटीजर को यहाँ पे बताना है और ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है। तो 3.7 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उसमें 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, मगर जो ग्रेटेस्ट होगा वो 3 होगा। अगर आप सब दोस्तों को मेरी इस बात की समझ आ गई है, तो क्या आप मुझे जल्दी से ये बता सकते हैं कि 2.7 जो है इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर है, मतलब इसकी ब्रैकेट वैल्यू क्या होगी? क्या आप -2.7 की ब्रैकेट वैल्यू बता सकते हैं? टू हिम्मत होगी कीजिए, सर। हिम्मत कीजिए। मैं एक चीज आपको दोबारा से रिपीट कर दूं कि आपने जो भी आंसर देना है वो इस डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता हो कि जिस वैल्यू का भी आपने ब्रैकेट आंसर देना है, जिस एक्स की वैल्यू की भी आपने ब्रैकेट वैल्यू बतानी है, वो आपकी उस एक्स की वैल्यू से ज्यादा एक्स के बराबर हो, वरना उससे छोटी हो। अब आप मुझे बता दें कि आपने जो 2 बोला है वो इस मेरे -2.7 से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। हाँ जी, बड़ा है सर। जी जी, बड़ी मेहरबानी। आपने इस वैल्यू से छोटा आंसर बताना है। अगर ये खुद -2 सर। -2 भी जरा सोचिएगा कि आपने जो आंसर बताया है क्या ये दुरुस्त है? -2 और -2.7 में बड़ा कौन है?
सर -2 जो है वो बड़ा है। वो सर वो बड़ा है सर। जरा आप ना कंफ्यूज ना होइएगा, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर एक तरफ -2 हो और एक तरफ -2.5 हो तो उनमें बड़ा कौन होगा? सर -2 जो है वो बड़ा है -2.7 से। एग्जैक्टली exactly. तो फिर कम क्योंकि से सर कम, -2 जो है लाइन में पहले आता है, जो रियल मैं लाइन मैं होती है। मैं एग्री करता हूं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो अब थोड़ी सी आपको और समझ आ गई। तो अब दोबारा से कोशिश करें कि -2.7 की ब्रैकेट वैल्यू क्या होगी? -3 -3 सर। होगी सर। एग्जैक्टली -3 होगी। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो इसी तरीके से आपने किसी भी वैल्यू की ब्रैकेट, किसी भी नंबर की ब्रैकेट वैल्यू मालूम करनी हो तो ये मैंने जो आपको हल्का फुल्का आइडिया दिया है इसको फॉलो कीजिएगा। आप किसी भी रियल नंबर की इसी तरीके से ब्रैकेट वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पे लिखने लगा हूं, उम्मीद है आपको मेरी इस बात की समझ आएगी। मैं आपसे कहता हूं कि 2.57 एक मेरे पास रियल नंबर है। मैं इसे लिखने लगा हूं 2 + 0.57। तो आपको इतराज नहीं होगा, उम्मीद है नहीं करेंगे आप इतराज। इसके बाद आगे चलें। जानबूझ के ये जो 2 है इसकी जगह एक स्टाइल चेंज करके लिखने लगा हूं 2.57, और मैं जनाब इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट फंक्शन डालने लगा हूं और +0.57 उसी तरीके से। तो अब आप मुझे बताएं कि मैंने ये जो स्टेप किया है ये सही है या गलत है? सर सही स्टेप है, क्योंकि 2 को 2.57 जो है लिखा है। जी। तो ऊपर आपने तो जब आप आपने इस, कहा था। जी जी जी, ये ब्रैकेट वैल्यू है, यानी ये ब्रैकेट फंक्शन है। तो जब मैं आपसे पूछूंगा जी कि जी इसका आंसर मुझे बताएं, तो आप सब दोस्त जो हैं वो मुझे फौरन जवाब देंगे कि इसका आंसर तो 2 आएगा, क्योंकि जी सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर आपने बताना है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी किसी रियल नंबर को पकड़ते हो तो उसको लिख सकते हो एज ए सम ऑफ उस रियल नंबर की ब्रैकेट वैल्यू प्लस जो उसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट आता है उसको अलग से। एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ इंटीजर प्लस उसकी ब्रैकेट जो है फ्रैक्शनल वैल्यू। तो इसी वजह से जब आप कोई भी रियल नंबर लेंगे तो वो इस फॉर्म में होगा। तो मुकाबले में, चूंकि हमने कल जो मामला शुरू किया था उसमें हमने जी क्रॉस यूनिट इंटरवल लिया हुआ था और हमने साबित ये करना था कि ये ऑन टू भी है किसके साथ? रियल नंबर्स के साथ। तो जब आप आर से इस तरह का एक नंबर पकड़ेंगे तो उसे थोड़ा सा एनालाइज करके लिखेंगे एक्स ब्रैकेट फंक्शन प्लस ए। तो फिर आप कहेंगे कि अगर आप इस एक्स ब्रैकेट फंक्शन और ए को आर्डर पेयर में लिख लें, यानी पहली वैल्यू एक्स ब्रैकेट फंक्शन की और दूसरी वो जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो ये जो आपके पास आर्डर पेयर आएगा, ये आर्डर पेयर आपका इस जी क्रॉस यूनिट इंटरवल को बिलोंग करता है, क्योंकि इसका जो पहला आंसर है वो एक इंटीजर है और जी यहाँ इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि दूसरा हिस्सा जो है वो यूनिट इंटरवल है, 1 से छोटे पॉइंट्स में आने वाले आंसर्स हैं। तो ये जो ए है ये उसी खानदान को बिलोंग करता है। तो फैसला हो गया कि आप रियल नंबर में से किसी भी एक नंबर को उठाएंगे तो वो जी क्रॉस यूनिट इंटरवल का इमेज बनेगा। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि फिर वो मैपिंग जो आपने कल डिफाइन की थी वो जो है वो ऑन टू है। और जब ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हो जाएं तो फिर दो इक्विवेलेंट सेट्स का कार्डिनल नंबर जो होता है वो बराबर होता है। और उसके बाद फिर आपने रूटीन वाला काम करना है जो मैंने आपको कल बताया था। तो ये मैंने अपने तौर पे मैंने कहा कि शायद आपको समझ ना लगी हो, मैंने इसलिए रिपीट किया है। और आगे ये 2 थ्योरम है छोटे छोटे, मैं सिर्फ इसके थ्योरम और इसकी कंस्ट्रक्शन को आपके साथ शेयर करूंगा
बाकी प्रूफ जो है आप खुद कर सकते हैं। तो इसमें वो कहता है जी, जैसे मैंने कल आपको बताने की कोशिश की कि जब अल्फा को सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सी डोमिनेट कर जाता है और अल्फा पे काबू पा लेता है और अल्फा इंटू सी का आंसर सी आता है। ये अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा। आज का इस नए थ्योरम में जरा गौर कीजिएगा कि वो कहता है कि मेरे पास एक इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर बीटा है। जब बीटा में अल्फा जमा करते हैं तो आंसर जो है वो बीटा ही आता है, आपने साबित करना है, जबकि अल्फा का मतलब है वो नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी है। तो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है या हर उस सेट की कार्डिनलिटी भी कह सकते हैं जो नेचुरल नंबर के साथ डीन्यूमरेबल है, यानी बाइजेक्टिव मैपिंग बनाता है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर ये चीज आप फील करेंगे कि बीटा जो है वो डोमिनेट कर रहा है अल्फा के ऊपर। तो इसको कैसे साबित करना है? कुछ पुरानी बातों को भी यहां जिक्र लेके आएंगे, शामिल करेंगे। मिसाल के तौर पे पहली बात कि हमने यहां उसने n लिखा हुआ है, यहां उसने n की बजाय सेट a ले लिया है। अगर आपने n लिखना है तो n लिख लें कि मेरे पास एक सेट a है जो डीन्यूमरेबल है, जिसकी कार्डिनलिटी अल्फा है, और ये हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो सेट डीन्यूमरेबल होता है उस सेट के एलिमेंट्स को एज ए सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखा जा सकता है। अगर कोई सेट डीन्यूमरेबल हो तो उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं किसी भी सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट से। तो ये वाली बात हो गई, ये हमने लास्ट में पढ़ा हुआ है। उसके बाद बी की बात करने लगा है कि बी एक इनफाइनाइट सेट है जिसकी कार्डिनलिटी बीटा है। और यहाँ ये अजम्पशन भी जरूरी है कि जो हम ए और बी सेट ले रहे हैं ये डिसजॉइंट है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप कार्डिनल नंबर का एडिशन लेते हैं तो ऐसे सेट को आपने लेना होता है जो डिसजॉइंट हो। तो यहाँ ये एहतियात भी जरूरी है कि जो बी है ए के मुकाबले में उसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स ए से डिफरेंट हैं। अब ये एक थ्योरम हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि कोई भी इनफाइनाइट सेट जो होता है अगर वो खुद डीन्यूमरेबल ना भी हो तो उसके अंदर एक उसका एक सबसेट जरूर होता है जो डीन्यूमरेबल हो। तो यहाँ उस सेट को डी से जाहिर किया गया है। तो जनाब ये दो तीन बातें लेने के बाद, और अगर डी डीन्यूमरेबल सेट है तो बिल्कुल ए सेट की तरह उस सेट के एलिमेंट्स भी सीक्वेंस में लिखे जा सकते हैं जिसमें आने वाली हर टर्म दूसरे से डिफरेंट होगी। तो ये बेसिकली इस थ्योरम के प्रूफ के अंदर आपको ये चीजें लेनी होंगी। अब आपने एक तरफ लिया है ए यूनियन बी और एक तरफ जस्ट सेट बी। इनके दरमियान अगर आप कोई मैपिंग ऐसी ले लें जो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो तो फिर इसके ऑन 2 और 1 1 होने के बाद आप फौरन बोलेंगे कि जनाब ये जो दोनों सेट्स हैं ये आपस में इक्विवेलेंट हैं, जिसकी वजह से इसकी कार्डिनलिटी इसके बराबर आ जाएगी। और फिर फौरन आप बोलेंगे कि इसकी कार्डिनलिटी अल्फा है, बी की कार्डिनलिटी बीटा है, जबकि दूसरी तरफ भी बी है जिसकी कार्डिनलिटी बीटा है। तो आप बड़ी खुशी के साथ बोलेंगे कि हमने इस थ्योरम को साबित कर दिया। अब मैंने दरमियान वाली चीज आपको शेयर करनी है कि ये कैसे कंसीडर हुआ है, ये जरा गौर कीजिएगा। आपने ए यूनियन बी लिया है और दूसरी तरफ सिर्फ बी है। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको अलहदा से बताता हूं कि फर्ज करें आपने यहां पे ये सेट लिया है जी ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी है और मुकाबले में दूसरी तरफ मेरे पास सिर्फ सेट बी है। अच्छा, अगर मैं यहां से बी को ए को निकाल दूं, यानी मैं यहां लिख देता हूं ये ए सेट है, तो ए सेट में जो एलिमेंट है वो मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि वो डीन्यूमरेबल सेट है तो उसके एलिमेंट्स को एज ए सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखा जा सकता है।
तो मैं ये आपको बताता हूं कि ये मेरा सेट ए है, बाकी बी रह गया, ये ऊपर वाला बी है। अब बी के अंदर भी दो हिस्से कर लें, बी के अंदर भी आपने दो हिस्से कर लेने हैं, जिसमें एक है डी, जो डी न्यूमरेबल सेट, यानी उसमें भी आप एलिमेंट्स को जिक्र उनका कर दें, एक यानी सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, D1, D2, D3 एंड सो ऑन। तो बाकी ये जो है, ये मेरे पास बचा है मेरे भाइयों B माइनस डी। बी के दो हिस्से थे, बी के अंदर से डी निकाला था जो कि डी न्यूमरेबल सेट है, तो जो बाकी बचा ये वाला, ये मेरा बी माइनस डी है। जबकि अगर आपने ओवरऑल देखना तो ये है बी, इतना बी है जी, इतना मेरा यहां पे ये सेट बी है, ये सेट मेरा बी है। बाकी जो है वो नीचे ए है, और बी के अंदर से भी दो हिस्से किए हैं जिसमें डी को अलहदा कर दिया, ये मेरा डी है, ये वाला, ये वाला पोर्शन जो है ये डी के पास है। अब इधर आ जाइए, मुकाबले की तरफ आ जाइए, दूसरी तरफ आ जाइए, यहां पे भी इसके दो टुकड़े कर लेते हैं कि जनाब ये नीचे जो है हमारा डी है, और ऊपर जो है ये वाला पोर्शन ये मेरा बी माइनस डी है। तो क्योंकि यहां है ये एक ही सेट बी था, इसलिए मैंने इसके दो टुकड़े कर लिए, और मेरी लेफ्ट साइड के अंदर जो है यहां पे मेरे पास इस ए यूनियन बी के मैंने तीन हिस्से किए, जिसमें ए को अलहदा कर लिया, और फिर जो बी बचा उसके दो टुकड़े। अब आपको इल्म है कि अगर आपने किसी सेट ए को उसी के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए जोड़ना हो, कनेक्ट करना हो, तो दुनिया का आसान तरीन तरीका जो है दो सेम सेट्स को 1 1 और ऑन टू साबित करने का, वो ये है कि आप उनके सेम एलिमेंट्स को सेम एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट कर दें। तो चूंकि अब आप गौर कीजिएगा कि मेरे पास यहां से जब मैं ए यूनियन बी से बी के लिए जाऊंगा, तो इसमें जो मेरे पास ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है, ये वाला, और ये वाला हिस्सा जो है ये बी माइनस डी है। तो मैं बी माइनस डी के एलिमेंट्स को बी माइनस डी के अंदर ही मैप करवाऊंगा, यानी बी माइनस डी के एलिमेंट्स जो हैं वो बी माइनस डी के एलिमेंट्स में ही एज इट इज मैप होंगे। बाकी रह गया मेरे पास नीचे डी और ए, जबकि मुकाबले में मेरे पास यहां पे है D1, D2, D3 और D4, और ये अमल इनफाइनाइट नंबरों का है, चलता जा रहा है। तो उसने पता क्या किया, अब जरा आपने देखना है, उसने D1 का इमेज रखा है D1, D2 का इमेज रखा है D3, D3 का इमेज रखा है D5, यानी जो D के इंडेक्सेस हैं उनको मुकाबले में D के ऑड इंडेक्सेस के साथ जोड़ा है, और बाकी रह गया ए वाला पोर्शन। तो ए वाला पोर्शन जो है उसमें ये है कि A1 को उसने इमेज बनाया है D2 के लिए, A2 का इमेज लिया है D4, और इसी तरीके से A3 का इमेज है D6। तो इस जंजीर के साथ इन दोनों सेट्स को आपस में उसने कनेक्ट किया है, यानी सेट ए के एलिमेंट्स को सेट डी के इवन इंडेक्सेस के साथ जोड़ा है, और सेट डी के एलिमेंट्स को डी ही के एलिमेंट्स के ऑड इंडेक्सेस के साथ जोड़ा है। इसके अंदर आप मामला उल्टा भी कर सकते हैं, यानी डी के एलिमेंट्स को इवन इंडेक्सेस से जोड़ दें और ए के एलिमेंट्स को ऑड इंडेक्सेस से जोड़ दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ए यूनियन बी को अपने सामने रखना है तो उसके अंदर तीन पहलू हैं, बी माइनस डी, डी और ए, जबकि मुकाबले में सिर्फ मेरे पास दो पहलू हैं। तो बी माइनस डी को बी माइनस डी में आपने कनेक्ट करना है, डी के एलिमेंट्स को डी के एलिमेंट्स के साथ उनके ऑड इंडिसेस में, और ए के एलिमेंट्स को
डी के एलिमेंट्स के इवन इंडिसेस के साथ आपने कनेक्ट करना है। तो उम्मीद है इस चीज को कि आपको समझ आ गई होगी। तो यही चीज मैं आपको वहां पे नोट्सों के अंदर भी बता देता हूं कि वो क्या थी। ये आप जरा नोट कीजिएगा। अब देख ले कि अगर आपने b माइनस डी से लिया है x, तो उसका इमेज x ही है, और अगर आपने जो x लिया है वो d से है, ये जो भी x आप ले रहे हो बेसिकली वो a यूनियन b का मेंबर है। इसके बाद वो आगे कैटेगरी आती है कि वो x b माइनस डी का है तो वही इमेज होगा। अगर वो x d से लिया गया है और वो कोई भी d का मेंबर हो सकता है dn, तो उसके मुकाबले में आप देखें कि यहाँ जो इंडेक्सेस हैं उनके लिए आपको ऑड इंडेक्स नजर आएगा। तो यानी d1 को उसने d1 से जोड़ा है, d2 को उसने d3 से जोड़ा है, d3 को उसने d5 से जोड़ा है, और जो a के एलिमेंट्स हैं उनको उसकी सीक्वेंस को वो बिलतरतीब d के इवन इंडिसेस वाले एलिमेंट्स के साथ ये जोड़ता है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंसीडर करने के बाद उसने नीचे इस ट्रांसफॉर्मेशन को 1 1 और ऑन2 साबित किया है। तो मुझे उम्मीद है कि वो आप खुद भी कर लेंगे और आपसे हो भी जाएगी। मुख्तलिफ केसेस के साथ उसने ऑन2 और 1 1 जो है साबित किया है। तो जब वो साबित हो जाएगा तो आप कहिएगा कि ए यूनियन बी जो है वो फिर बाइजेक्टिव मैपिंग बनाता है बी के साथ, जिसकी वजह से फिर उसकी कार्डिनलिटी बराबर है। तो यूनियन की वजह से और इन दोनों सेट्स के डिसजॉइंट होने की वजह से आपने इन दोनों के कार्डिनल्स का सम ले लिया, जिसके बाद आप कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बीटा के बराबर है। मैं बहुत उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी इस बात की समझ आई होगी। अगर ना आई तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। बिल्कुल इसी तरह का एक छोटा सा थ्योरम है यहाँ पे कि वो कहता है कि किसी भी फाइनाइट कार्डिनल नंबर के अंदर अगर आप अल्फा जमा करेंगे तो यहाँ अब अल्फा ने डोमिनेट कर लिया है एन के ऊपर। एन प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा एक इनफाइनाइट सेट जो डिन्यूमरेबल सेट है उसकी कार्डिनलिटी है, जबकि एन जो है वो एक फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी है। तो किसी फाइनाइट सेट के अंदर आप अल्फा जमा करें तो वो अल्फा ही आता है। इस चीज को साबित करने के लिए उसने दो सेट लिए हैं। एक सेट ए है जो इनफाइनाइट सेट है जिसकी कार्डिनलिटी उसने अल्फा ली है। दूसरी तरफ मुकाबले में उसने एन एलिमेंट्स का एक फाइनाइट सेट लिया है, और ये यहाँ पे आपने पाबंदी लगानी है कि ये जो आपने दो सेट लिए हैं ये आपस में डिसजॉइंट हैं। तो आपने एक तरफ बी और ए का यूनियन ले लेना है और दूसरी तरफ आपने मुकाबले में इसको कनेक्ट करना है। अच्छा, इसको आप बी के साथ भी ए के साथ भी कनेक्ट कर सकते थे यहाँ पे। तो बहरहाल इसने नेचुरल नंबर के साथ कनेक्ट किया है, कोई मसला नहीं। तो उसमें आप देखिएगा, कुछ पूछना चाह रहे थे? कुछ पूछना है तो पूछ लें। आपकी आवाज आ रही थी, अपने माइक म्यूट कर लीजिएगा। शुक्रिया। तो यानी अगर इस चीज को भी मैं आपको नक्शे में समझाने की कोशिश करूं तो आपको समझ आएगी। यानी आप जरा नोट कर लें कि मेरे पास बी यूनियन ए या ए यूनियन बी में पहले एन फाइनाइट एलिमेंट्स का सेट है और उसके बाद जो है फिर वो इनफाइनाइट सेट जो डिन्यूमरेबल सेट है वो शुरू होता है। तो आपने बी यूनियन ए को एन के एलिमेंट्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो मैं बताने लगा हूं। यानी आपके पास इस तरीके से एक सेट है जिसका आपने नाम रखा हुआ है बी यूनियन ए, और मुकाबले में आपके पास है नेचुरल नंबर का सेट। यहां नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप यहां लिखे पहले b1 यानी b के एलिमेंट, b2, और ये फाइनाइट एलिमेंट्स हैं यानी n एलिमेंट्स। ये मेरा b है,
उसके बाद फिर ए शुरू होता है, और क्योंकि वो एक डीन्यूमरेबल सेट है तो आप उसके एलिमेंट्स को भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, और उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। तो अब यहां n में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एंड सो ऑन। 6 भी लिख लेते हैं, 7 भी लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब आपको बिल्कुल बात की समझ आ गई होगी कि मैं क्या करने लगा हूं। B1 का इमेज ले लिया 1, B2 का ले लिया 2, B3 का 3, तो Bn का यहां आ जाएगा n। और उसके बाद जब मैं A1 से शुरू करूंगा तो A1 का वो जो n से छोड़ा होगा वहां से आगे n+1, A2 का हो जाएगा अगला n+2, और ये सिलसिला फिर चलता जाएगा आगे की तरफ। ये कॉन्सेप्ट है इन दो सेट्स के दरमियान मैपिंग लेने का, जिसके बाद ये जो मैपिंग है ये 1-1 भी हो जाएगी और ऑन टू भी हो जाएगी। तो आपने यही नोट करना है। देखिएगा मैं आपको बताता हूं। ये देखिएगा कि जब तक बी से एलिमेंट लिए हैं तो उसके लिए n है, यानी इसको आप सामने रखें, B1 का 1 है, B2 का 2 है, B3 का 3 है, Bn का n है। और जो ही जब A में चले गए और A के एलिमेंट को उसने AI का तस्वर दिया है, तो n एलिमेंट्स तो हम ऑलरेडी पहले ही अलॉट कर चुके हैं, इसलिए n से अगला नंबर जो होगा वो n+1 है, तो वो होगा A1 का। और इसी तरीके से अगर आपने यहाँ i लिया है तो n+i, और इस बेस पे आप साबित कर सकते हैं कि जनाब n+अल्फा अल्फा के बराबर है, क्योंकि फिर ये दोनों सेट इक्विवेलेंट हो जाएंगे, और उसके बाद इन दोनों की कार्डिनलिटी के बारे में आप कहेंगे कि ये बराबर है, और फिर बी यूनियन ए की कार्डिनलिटी होगी n+अल्फा, जबकि मुकाबले में नेचुरल नंबर्स है जिसकी कार्डिनलिटी भी अल्फा ही होती है। तो यहां तक जो हमने अभी तक बातें पढ़ी हैं ये कार्डिनल नंबर्स के ही बारे में थी, जिसमें हमने कार्डिनल नंबर का एडिशन और कार्डिनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन को देखा। अब यहां पे आगे चलेगा कि एक्सपोनेंट्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, यानी एक्सपोनेंट्स एंड कार्डिनल नंबर्स। मतलब क्या है जी कि जनाब अल्फा प्लस बीटा तो हो गया, अल्फा इंटू बीटा भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे अल्फा की पावर बीटा, या बीटा की पावर अल्फा भी हो जाएगा। तो हम एक कार्डिनल नंबर की पावर में एक दूसरा कार्डिनल नंबर यहां पे लेंगे। इस चीज को हमने यहां पे देखना है। तो इससे पहले हम कार्डिनल नंबर्स को एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाएं, एक छोटा सा पॉइंट है समझने वाला कि अगर आपके पास ए और बी दो सेट्स हैं तो ए की पावर बी, एक सेट ए की पावर सेट बी, इसका मतलब क्या है? जब भी आपको यहां से आगे अगले पेजेस में कहीं पे भी इस तरह की फॉर्मेशन नजर आएगी, ए और उसकी पावर में सेट बी, तो इसका मतलब होगा कि ये एक्चुअली कलेक्शन है तमाम फंक्शंस का, फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। सेट बी से सेट ए की तरफ जितने भी पॉसिबल फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, मैंने फंक्शन बोला है, फंक्शन का 1-1 और ऑन-टू नहीं बोला, फंक्शन होना जरूरी है। वो आगे 1-1 और ऑन-टू हो तो वो कोई मसला नहीं है। जितने भी फंक्शंस हैं, आपको पता है कि फंक्शन कुछ ऐसे भी होते हैं जो 1-1 और ऑन-टू दोनों कैटेगरी में नहीं आते। बहुत से फंक्शंस ऐसे हैं जो 1-1 होते हैं, ऑन-टू नहीं होते,
बहुत से ऐसे भी हैं ऑन टू होते हैं, वन वन नहीं होते। बहुत से ऐसे फंक्शंस भी हैं जिनमें दोनों बातें होती हैं, वन वन और ऑन टू की। मगर जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे उन फंक्शंस को लें। आपने वो मैपिंग्स यहाँ पे लेनी है जो फंक्शन की डेफिनेशन पे पूरा उतरती हो। तो उसकी मिसाल के लिए यहाँ नीचे एग्जांपल मौजूद है, आइए इसको देखते हैं। ये जरा देखिएगा इस एग्जांपल को कि आपके पास दो सेट्स हैं जी। एक सेट ए है, एक सेट बी है। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि ये डिसजॉइंट हो। सेम सेट भी हो सकते हैं, डिफरेंट सेट भी हो सकते हैं, ओवरलैपिंग भी हो सकती है। तो जब आप ए की पावर बी के लिए जाएंगे, यानी आप वो तमाम फंक्शंस बनाने की कोशिश करेंगे जो बी से ए की तरफ बनाए जा सकते हैं। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस में जब बार बार आप ऑप्शंस लेंगे तो ये नीचे 8 फंक्शन आपको बनते नजर आएंगे। ये वाले, ये 8 फंक्शंस हैं जी। 4 ऊपर है और ये 4 नीचे, ये 8 फंक्शंस। तो फंक्शन में किसी मैपिंग के फंक्शन से मुराद क्या होता है कि जनाब आपने सेट बी, क्योंकि यहां पे जितने भी मैंने फंक्शंस डिफाइन किए हैं वो बी से ए की तरफ है। तो आप जितने भी यहाँ पे फंक्शंस लेंगे उसमें जो डोमेन होगी वो बी के सारे एलिमेंट्स होंगे। मगर ए के सारे एलिमेंट्स हों जरूरी नहीं। तो देखिए पहली दफा उसने क्या किया, तमाम बी के एलिमेंट्स को 1 के साथ कनेक्ट किया। यहां आपको नजर आएगा कि तमाम एलिमेंट्स को उसने 2 के साथ कनेक्ट किया। फिर यहाँ पे एक्स वाई को 1 के साथ और जी को 2 के साथ, फिर यहाँ पे एक्स और जी को 1 के साथ, वाई को 2 के साथ, यहाँ फिर एक्स को 2 के साथ और फिर वाई को और जी को 1 के साथ। फिर यहाँ एक्स और वाई का इमेज 2 लिया, यहाँ एक्स और जी का 2 लिया और यहाँ वाई और जी का 2 लिया। तो इस तरीके से कंबिनेशन बनाए, मुख्तलिफ तरीकों से आपने फंक्शंस लिए। तो पॉसिबल फंक्शंस हैं जी 8। और जरा गौर कीजिएगा कि ए के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी थी, 2, और बी में एलिमेंट्स की तादाद कितनी थी, 3। तो जब आप 2 की पावर 3 लेंगे तो वो भी 8 ही के बराबर आएगा। तो मतलब कहने का ये है कि अगर कोई आपसे ये कहे कि अल्फा की पावर बीटा से क्या मुराद है, तो इसका मतलब है कि ये कार्डिनैलिटी है किसकी, ए रेज टू दी पावर बी की। कि बी से ए की तरफ जितने भी फंक्शंस आप ड्रा कर सकते हैं उसकी तादाद। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए रेज टू दी पावर बी इज एक्चुअली जस्ट अल्फा raised to the power beta, where alpha is the cardinality of A and beta is the cardinality of B set। इसी चीज को यहां नीचे डिफाइन किया गया है कि अगर आपके पास एक सेट A है, एक सेट B है जिनकी कार्डिनैलिटी अल्फा बीटा है, तो फिर अल्फा की पावर बीटा का मतलब है A की पावर B की कार्डिनैलिटी। और अगर आप इसे उल्टा लिखना चाहते हैं, बीटा की पावर अल्फा की सोच लेके जाना चाहते हैं, तो उस सूरत में फिर आप यहाँ पे सेट बी को बेस बनाएंगे और सेट ए को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो ये लास्ट मेरा मिनट शुरू हो चुका है। तो ये आपने आज के लिए अपने ज़हन में रखना है। और अगर आपको मौका मिले आज बैठ के घर पढ़ने का, अल्लाह करे आप आज पढ़ें, तो ये कुछ 3-4 बातें हैं कि जनाब ये कभी आप मैट्रिक में भी पढ़ते थे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज में कि अगर बेसिस सेम हो तो पावरें जमा हो जाती हैं, या अल्फा बीटा की पावर गैमा को लिखा जा सकता है अल्फा बीटा की गैमा पावर अलग-अलग, और इसी तरीके से अल्फा की पावर बीटा और फिर पावर गैमा हो तो अल्फा की पावर बीटा गैमा होता है। आप जरूर नजर डालिएगा इस थ्योरम के ऊपर घर बैठ के कि इसको प्रूफ कैसे किया गया है, क्योंकि इसे डायरेक्ट प्रूव नहीं होना।
इसके प्रूफ के पीछे सेट्स की मल्टीप्लिकेशन होगी, सेट का यूनियन होगा, और सेट ए की पावर बी का कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको बताया वो होगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की चीजों की समझ आई होगी। ये आपकी अटेंडेंस हो गई, और आपने कोई बात पूछनी है तो बिस्मिल्लाह पूछ लें।